वेलकम क्लास 10th यूनिफिकेशन के इस सीरीज में फिर से स्वागत है आपका। मैं रत्नेश आपको फिर से ले चलता हूं पढ़ाने यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इटली जो था पूरे यूरोप से ज्योग्राफिकल रूप से अच्छे खासे ढंग से अलग था। वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता था और ये पहचान कैसे बनती है, इटली यूनिफाई कैसे होता है, आइए देखते हैं हमारे पहले स्लाइड पे। चलिए, तो सबसे पहले इससे पहले कि हम लोग यूनिफिकेशन में आगे बढ़े, हम लोग बात करेंगे कि किस किस स्टेट का, किन किन स्टेट का डोमिनेशन था इटली में। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट्स की, तो वो था सार्डिनिया, पीडमोंट, लोम्बार्डी और वेनिस, पर्मा, मोडेना, टस्कनी, पैपल स्टेट, नेपल्स एंड सिसिली। हम लोग बात करेंगे कि इन स्टेट पे किन मल्टीनेशनल डायनेस्टीज का अधिकार था, इनका डोमिनेशन था, इनका कंट्रोल था। क्योंकि यूनिफिकेशन का मतलब है कि किसी एक स्टेट के लीडरशिप में बाकी सारे स्टेट का मर्ज होना, मिल जाना। तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले सार्डिनिया, पीडमोंट पे किनका शासन था। तो इटली ओरिजिन का जो स्टेट था, इटली ओरिजिन का जो किंगशिप था, इटली ओरिजिन की जो डायनेस्टी थी, वो इटालियन प्रिंसली स्टेट जो था वो सिर्फ सार्डिनिया, पीडमोंट पे शासन करता था। पीडमोंट जो था वो नॉर्दर्न हिस्सा था और सार्डिनिया जो है वो आइलैंड स्टेट था, जिसपे विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया, पीडमोंट पे विक्टर इमैनुअल का शासन जो था सार्डिनिया, पीडमोंट पे था। और इसके साथ इनके हेल्पर के रूप में थे काउंट कैवोर। काउंट जो था वो एक पद था। काउंट क्या है? एक पद है, डेजिग्नेशन है ना। इनका पूरा नाम था कैमिलो दा बेंसो। इन्होंने रिसर्जीमेंटो नाम के मैगजीन्स निकाली, पत्रिका निकाली, जिसके माध्यम से रिवोल्यूशनरीज आइडियाज को, है ना, कंजर्वेटिव्स के द्वारा रिवोल्यूशनरीज आइडियाज को स्प्रेड किया गया इटली में। इन्होंने पूरे इटली को रिसर्जीमेंटो के माध्यम से जोड़ने का काम किया। आगे आते हैं, लोम्बार्डी और वेनिस पे ऑस्ट्रियन पावर का शासन था और पर्मा, मोडेना, टस्कनी एक क्लाइंट स्टेट थे। क्लाइंट स्टेट। अब ये क्लाइंट स्टेट क्या होता है भैया? क्लाइंट स्टेट, अगर कोई शासक, अगर कोई स्टेट किसी दूसरे स्टेट पे पपेट रूलर के जरिए शासन करता है तो उसे हम लोग क्लाइंट स्टेट कहते हैं। तो ये जो पर्मा, मोडेना और टस्कनी थे, ये ऑस्ट्रिया के क्लाइंट स्टेट थे। आगे आते हैं तो ये पैपल स्टेट। रोम क्या था? पैपल स्टेट था, जिसपे इनडायरेक्टली चर्च या पोप शासन करते थे। तो वैसा एरिया, वैसा स्टेट जिसपे चर्च का शासन हो, पोप का शासन हो, उसे हम लोग पैपल स्टेट कहते हैं। तो यहां आपने दो टर्म जाने, पहला था क्लाइंट स्टेट और दूसरा पैपल स्टेट। आगे आते हैं, बात करते हैं नेपल्स और सिसिली की, जिसे आप किंगडम ऑफ टू सिसिलीज के नाम से जानते हैं। इस पे स्पेन ब्रांच का जो बर्बन डायनेस्टी था, इनका शासन था। आगे बढ़ते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा स्टेट ऑफ डोमिनेशन। आगे स्लाइड पे आते हैं, चर्चा करेंगे यूनिफिकेशन की। अब 1815 जब नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो जाती है और इटली का बहुत सारा हिस्सा जो है अलग अलग देशों के पास चला जाता है। 1815 में आते हैं हम लोग कांग्रेस ऑफ वियना। इटली वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स एंड फॉरेन पावर्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ एरियाज, स्पेशली ऑस्ट्रिया, है ना। ऑस्ट्रिया जो पहले नेपोलियन बोनापार्ट के पास था, लेकिन वियना कांग्रेस के बाद ये ऑस्ट्रिया जो है ये दूसरे देशों के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। ठीक है, आगे आते हैं, इटली के इस हिस्से पे ऑस्ट्रिया का कब्जा हो गया। 1831 की बात करेंगे, यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी थी, यंग यूरोप था। जूसेपे मैज़ीनी की बात करेंगे, मैज़ीनी ने यंग इटली की स्थापना की, founded the secret society Young Italy to spread the idea of united free Italian republic among youth। 1831 में 1831 में जूसेपे मैज़ीनी ने
यंग इटली की स्थापना की और इस सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से रिवोल्यूशनरीज आइडियाज को पूरे इटली में स्प्रेड करने का काम किया, लोगों को जोड़ने का काम किया। ज़्यादा से ज़्यादा किसान, मजदूर और देश के वैसे लोग जो इटली को यूनिफाई देखना चाहते थे, वो यंग इटली के माध्यम से मेज़िनी की संस्था से जुड़ते हैं। 1834 Mazzini's revolutionary activities. Mazzini organized the uprising to unite Italy, but most of failed. It's inspired the nationalism. 1834 में मैजिनी ने रिवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड किया, अपराइजिंग किया, लेकिन बड़े दुख की बात है कि यह अपराइजिंग जो है आगे चल के फेल हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं 1848 में, रिवोल्यूशन इन इटली। नेशनलिस्ट रिवोल्टेड अगेंस्ट द ऑस्ट्रियन अदाउ अनसक्सेसफुल स्ट्रेंथन द यूनिटी फीलिंग। 1834 का जो रिवॉल्यूशन था, अपराइजिंग था, फेल हुआ, लेकिन इसने नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाया। 1848 के का जो आंदोलन था वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसने भी यूनिटी की जो फीलिंग है, नेशन की जो फीलिंग है, उसको बढ़ाने का काम किया। तो इनडायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं कि 1834 का जो अपराइजिंग है और 1848 का जो अपराइजिंग है वो फेल था। बात करते हैं 1852 की। कैवोर बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीडमोंट सार्डिनिया, दाउ नॉट आस्क्ड। दिस वाज क्रूशियल एज ही लेड द डिप्लोमेसी फॉर द यूनिफिकेशन। काउंट कैवोर एक बहुत अहम व्यक्तित्व इटली के यूनिफिकेशन में, जिसने इटली को बाकी विचारधाराओं के लोगों से जोड़ा, बल्कि इटली को यूनिफाई करने में बहुत ही एग्रेसिव भूमिका अपनाई। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रवाद के उदय के समय जो रिवोल्यूशनरी आइडियाज थे वो एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे लिबरल लोगों से और कंजर्वेटिव लोगों से, लेकिन ये कैवोर था जो लिबरल्स को और नेशनलिस्ट को साथ लेकर के आए और उन्होंने एक नए इटली के निर्माण की नींव रखी। तो 1852 में कैवोर जो है प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और अपनी पॉलिसीज के माध्यम से इटली को यूनिफाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो 1858 पैक्ट ऑफ पोलो मैबीरियर्स, कैवोर सिक्योर्ड फ्रेंच सपोर्ट अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया, हेल्प यूनाइट नॉर्दर्न इटली। अब ऑस्ट्रिया बहुत ही ताकतवर स्टेट था। काउंट कैवोर उस वहां होकर के भी, ऑस्ट्रिया के पड़ोस में रह कर के भी ऑस्ट्रिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने किससे सहायता ली? फ्रांस से सहायता ली। क्यों सहायता ली? क्योंकि बिना फ्रांस की सहायता के ऑस्ट्रिया को जीतना संभव नहीं था। और आपको पता होगा कि काउंट कैवोर एक बहुत अच्छे फ्रेंच स्पोकर थे, फ्रेंच स्पीकर थे, जिनकी बातों से लोग प्रभावित होते थे, जिनके आइडियाज से लोग प्रभावित होते थे, और फ्रांस में उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। आगे चलते हैं। 1859 वॉर विथ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वाज डिफीटेड, लोम्बार्डी वाज फ्रीड एंड ज्वाइंट पीडमोंट। 1859 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर शुरू हो जाती है, ऑस्ट्रिया को हरा दिया जाता है फ्रांस की सहायता से, और लोम्बार्डी जो है वो पीडमोंट को ज्वाइन कर लेता है। याद रखेंगे, फिर से रिकॉल करेंगे, पीडमोंट क्या था भाई? तो पीडमोंट विक्टर इमैनुअल जिस पे शासन करते थे वो स्टेट था। पीडमोंट वो स्टेट था जिसके लीडरशिप में बाकी इटली का यूनिफिकेशन हुआ। तो इस बार क्या होता है कि लोम्बार्डी जो है वो पीडमोंट से जुड़ जाता है। 1860 की बात करेंगे। गैरिबाल्डीज एक्सपेडिशन टू द 1000 ऑफ गैरिबाल्डी लेड 1000 वॉलंटियर्स टू सिसिली एंड नेपल्स, डिफीटेड रूस एंड यूनिफाइड साउदर्न इटली। 1860 में गैरिबाल्डी जो है साउथ की ओर मूव करते हैं, जिसे हम लोग किंगडम ऑफ टू सिसिली कहते हैं, नेपल्स एंड सिसिली कहते हैं, उधर मूव करते हैं और अपने वॉलंटियर की सेना लेकर के वहाँ के जो असंतुष्ट किसान हैं उनकी सहायता लेकर के नेपल्स और सिसिली को पीडमोंट में, सार्डिनिया पीडमोंट में जोड़ते हैं। फिर बात आती है 1861 की, प्रोक्लेमेशन ऑफ यूनाइटेड इटली। इटली बिकेम अ नेशन विद द विक्टर इमैनुअल सेकेंड एज किंग।
1861 में घोषणा कर दी जाती है कि हम लोग जो है नए इटली का निर्माण करेंगे और विक्टर इमैनुअल जो होगा वहां के किंग होंगे। उसके बाद क्या होता है, बात आती है 1866 में वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस में जिस खूबसूरत शहर का जिक्र है, वही वेनिस की बात, उसी वेनिस की बात करेंगे। आफ्टर वॉर विथ ऑस्ट्रिया, वेनेशिया बिकेम पार्ट ऑफ इटली। 1866 में जब ऑस्ट्रिया के साथ वॉर होता है, उस वॉर के बाद ये जो आपका वेनिस है वो फिर मिल जाता है किसके साथ, पीडमोंट के साथ, और इस तरीके से नॉर्थ का एक और हिस्सा पीडमोंट का हिस्सा हो जाता है। एट लास्ट 1870 Rome became capital of Italy. French troops left Rome and it was annexed, completing unification. 1870 1870 का समय, जब फ्रांस की सेनाएं जीतने के बाद फ्रांस लौट जाती हैं और रोम को इटली का कैपिटल बनाया जाता है, और इस तरीके से यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इटली के यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे काउंट कैवोर का, कैमिलो द बेंसो का रोल क्या है इटली के यूनिफिकेशन में। तो सबसे पहला रोल क्या है कि मेड पीडमोंट स्ट्रांग। पीडमोंट जो एक प्रिंसली स्टेट था जिसके किंग विक्टर इमैनुअल थे, उसको मजबूत बनाने में काउंट कैवोर का बहुत अहम योगदान था। उन्होंने क्या किया, आर्मी को डेवलप किया, इकोनॉमी को डेवलप किया, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा किया, और ये डेवलप्ड आर्मी, डेवलप्ड इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। दूसरा इनका सबसे मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं, इन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस किया। अगर फ्रांस के साथ अलायंस नहीं किया होता तो इटली में वेनिस जो है, ऑस्ट्रिया और वेनिस जो है वो इटली का हिस्सा कभी नहीं हो पाता। तो फ्रांस के साथ अलाइड करके इन्होंने क्या किया, टुक फ्रेंच हेल्प टू डिफीट ऑस्ट्रिया इन 1859 एंड फ्री लोम्बार्डी। 1859 में क्या करते हैं, लोम्बार्डी को ऑस्ट्रिया से फ्री कराते हैं और उसके बाद वो पीडमोंट से जुड़ जाता है। टेरिटरी का एक्सपेंशन करने में काउंट कैवोर का अहम योगदान रहता है। मेनी इटालियन स्टेट ज्वाइन पीडमोंट थ्रू द प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या है, डायरेक्ट वोट होता है जिसके जरिए कोई भी नागरिक या नागरिक का जो समूह है वो किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट या वो एग्री या डिसएग्री कर सकता है। उसके बाद फाउंडेड यूनाइटेड इटली। काउंट कैवोर के अहम कामों में इटली का यूनिफिकेशन भी बहुत अहम रहता है। तो उसने क्या किया, कैवोर ने क्या किया, हेल्प टू प्रोक्लेम इटली इन 1861 विद द विक्टर इमैनुअल सेकेंड एज किंग। जैसा कि आप जानते हैं कि इटली के यूनिफिकेशन में कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, लेकिन ये कैवोर ही थे जिन्होंने नेशनलिस्ट को, लिबरल्स को राजी किया कि विक्टर इमैनुअल के लीडरशिप में इटली का यूनिफिकेशन हो। और इस तरीके से एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में काउंट कैवोर हम लोग के सामने आते हैं और देख पाते हैं हम कि किस तरीके से काउंट कैवोर ने, कैमिलो द बेंसो ने इटली को विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में यूनिफाई किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जुड़े रहे हमसे, फिर अगली वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।